एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर टाइम क्लासरूम। तो गैस, अभी हम लोग का टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और डेली हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं एक सेट जो आने वाले दरोगा एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आपका ये सेट बनाया गया है। ठीक है, लेकिन आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो यहाँ पे भी जीके पूछे जाते हैं उन सभी जगहों के लिए इनका क्वेश्चन यानी इस सेट का क्वेश्चन वैलिड है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाओ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित की थी। देखो, आपको तो पता ही है कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, सूरत में। आपको बताना है कब स्थापित की थी, कब स्थापित की थी। तो ये तो बहुतों को पता होगा कि सही आंसर क्या होगा, या तो 1612 होगा या 1613 होगा। ठीक है, लेकिन गलती हो जाती है एग्जाम में, 1608 बहुत बच्चे मार देते हैं। 1608 में क्या हुआ था, ये बात अगर आपको क्लियर है तो आप इसको टिक नहीं करोगे। हॉकिंस जो है वह भारत में मुगल दरबार में पहुंचा था। हॉकिंस मुगल दरबार में पहुंचा था कब, 1608 में। ठीक है, और उस वक्त मुगल सम्राट कौन थे, उस वक्त मुगल सम्राट थे जहांगीर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हॉकिंस जो आया था वह किस जहाज से आया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, दो जहाज का नाम है, एक है हेक्टर और दूसरा है रेड ड्रैगन। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, अदर एग्जाम में भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो उसमें जो पहली बार जो क्वेश्चन आया था उसमें रेड ड्रैगन का ही इस्तेमाल किया गया था, ऑप्शन में हेक्टर नहीं था। ठीक है, इसलिए सारे एग्जाम में लगभग जो भी आ रहे हैं क्वेश्चन, हर जगह आपको रेड ड्रैगन ही मिलेगा। तो पहला अंग्रेजी जहाज जो आने वाला था वो या तो आपके ऑप्शन में हेक्टर रहेगा, फिर से सुन लो, या रेड ड्रैगन रहेगा। एक्चुअली में ये एक शिप का बेड़ा था। बेड़ा समझते हो ना, जहाँ पे बहुत सारे शिप होते हैं। तो सबसे पहले सूरत के जो पोर्ट है, सूरत पोर्ट, वहां पे आया था। तो सबसे आगे जो था वो था हेक्टर, और इसी बेड़े में शामिल था रेड ड्रैगन। तो हेक्टर नहीं है तो आंसर रेड ड्रैगन भी सही है। ठीक है, ये सारी चीजों को याद रखना है आपको। लेकिन यहाँ पे पहली फैक्ट्री कब बनाई गई थी, 1612-13 में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने निम्न में से किस जिले में अंग्रेजों के सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ो। सबसे पहले आपको पता है 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह जगदीशपुर से शामिल हुए थे, ये तो आपको पता है। लेकिन किस जिले में अंग्रेजों का सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार इन्होंने स्थापित की थी। तो आपके सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर है शाहाबाद। ठीक है, शाहाबाद में इन्होंने ये कारनामा किया था। अच्छा, इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मृत्यु कब हुई थी, 1858 में। कब, 1858 में। सिर्फ यही नहीं, आपको डेट भी याद रखना है। कौन सा वो डेट था, 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल 1858 में किसकी मृत्यु हुई थी, वीर कुंवर सिंह की। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल कैनिंग ने किनके बारे में यह कहा था कि इन्होंने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर इसके 1857 की स्टोरी के बारे में आप जानते हो तो इसको आसानी से कर पाओगे। देखो, एग्जाम में भी आपके क्वेश्चंस लेंदी होंगे, आपको समझने पड़ेंगे और वहां से समझ के फिर आपको आंसर करना है। तो क्या होगा सही आंसर, बताओ। स्टेटमेंट आप याद रखो, इन्होंने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। यह किसका स्टेटमेंट है, यह कैनिंग का स्टेटमेंट है, यानी एक अंग्रेज का स्टेटमेंट है। बताओ किनके बारे में कहा गया था, भारत के कुछ सरदार और शासकों के बारे में, अंग्रेज सैनिकों के बारे में, अंग्रेज अधिकारियों के बारे में, या खेतिहर मजदूरों के बारे में। देखो, 1857 की क्रांति के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो भी बुद्धिजीवी लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे और जो जमींदार लोग थे, इन लोगों ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है, और जो भी कुछ जमींदार या कुछ सरदार थे, जो आप बोल सकते हो जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, उन्होंने कुछ नहीं बहुत मदद की थी इन जो विद्रोहियों हैं इनको दबाने में। ठीक है, जो विद्रोही थे इनको दबाने में। तो ये स्टेटमेंट कैनिंग ने किसके बारे में दिया था, भारत के कुछ सरदार और शासकों के बारे में, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी इन विद्रोहियों को दबाने में। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना है आपको। क्लियर। अच्छा,
और अगर आपको ये कभी पूछ लिया जाए, जनरली पूछा तो नहीं जाएगा, कि किन लोगों ने मदद की थी, तो 2-3 नाम है जिनका आपको नाम याद रखना है। ग्वालियर का सिंधिया, हैदराबाद का निजाम, ठीक है, जोधपुर का राजा, ये सब कुछ ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। फिर से नाम मैं बता दे रहा हूँ, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर में सिंधिया का शासन था उस वक्त, तो ग्वालियर का सिंधिया हो गया। हैदराबाद में निजामों का शासन था, तो दूसरा हैदराबाद हो गया, ठीक है। जोधपुर, ठीक है, जोधपुर ने भी इनका मदद किया था। इसके बाद कुछ सिख सरदार जो उस वक्त थे उन्होंने भी मदद किया था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों की मदद की थी, अपने लोगों की नहीं, अंग्रेजों की मदद की थी। इसी कारण तो भारत हमेशा डूबा है, क्योंकि अपने लोग दूसरों का मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1859-60 ईस्वी में नील विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, यानी नील विद्रोह का नेता कौन था। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, क्या नाम था उनका। अच्छा, यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है लेकिन आपको कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे दीनबंधु मित्र मार देंगे, यही सब एग्जाम में आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा विष्णु विश्वास। अब आप जो बुक पढ़े हो उस बुक से आप लगा लेते हो कौन, दीनबंधु मित्र, लेकिन इन्होंने नील जो खेती है उससे क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या दिक्कतें हो रही थी, उस पर इन्होंने एक बुक लिखा था, ठीक है, नील दर्पण। लेकिन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो नील विद्रोह का नेता पूछा जा रहा है। तो 2 लोग थे जिन्होंने नील विद्रोह का नेतृत्व किया था, एक विष्णु विश्वास और दूसरा दिगंबर विश्वास। क्या नाम था इनका, दिगंबर विश्वास, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, दोनों आपको पूछा सकता है। अच्छा, नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो नदिया डिस्ट्रिक्ट, नदिया डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ है, बंगाल में, ठीक है, नदिया डिस्ट्रिक्ट, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी और इसका असर आपको बिहार बंगाल क्षेत्र में देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी क्या कहलाते थे। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी क्या कहलाते थे, ये आपको बताना है। क्या कहलाते थे, ये कहलाते थे फराजी। फराजी विद्रोह आप जान रहे हो, ठीक है। तो वहीं से जो वही शरीयतुल्लाह के जो अनुयायी थे वही कहलाते थे फराजी, और उन्होंने किया था फराजी विद्रोह। ये कहाँ से थे, ये फरीदपुर से थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव बलवंत फड़के निम्न में से किससे संबंधित थे। वासुदेव बलवंत फड़के, जल्दी बताओ, वासुदेव बलवंत फड़के किस चीज से संबंधित थे, इन चारों में से किससे संबंधित थे, ये संबंधित थे महाराष्ट्र के रामोसी कृषक जत्था से, ठीक है। अब 2 ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहा है, एक है रामोसी कृषक जत्था और दूसरा है रामोसी विद्रोह। अब बहुतों को लग रहा होगा दोनों तो एक ही है, लेकिन 2 अलग अलग चीजें हैं। एग्जाम में भी आपको इस तरह का कंफ्यूजन होना लाजमी है और आपको होगा। तो एग्जाम में जाने से पहले जितना पढ़ सकते हो उतना आप अच्छे से इन चीज़ों को रिवाइज कर लो, मेरा तो काम ही है आपको हेल्प करना, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। रामोसी कृषक जत्था, ये महाराष्ट्र में एक कृषक जत्था था, यानी कृषकों का एक दल था जो एक तरह से आप बोल सकते हो प्रशिक्षित लड़ाकू थे, और इनको तैयार किसने किया था, वासुदेव बलवंत फड़के ने इनको तैयार किया था। वहीं अगर हम लोग रामोसी विद्रोह का बात करेंगे तो इसके नेता कौन थे, इसके नेता थे चित्तूर सिंह। कौन थे, चित्तूर सिंह या चित्तर सिंह या चित्ता सिंह, जो भी आपको ऑप्शन में आए आप याद रखना, चित्तर सिंह जो भी इनका नाम है, ठीक है, इस तरह का इनका नाम है, चित्तूर सिंह साहब, ठीक है। इन्होंने रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो दोनों चीजों को याद रखना, रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के, रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई थी। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ का उपाधि किसी एक देवता को दिया गया है। आपको यह बताना है किसको दिया गया है, तो वह इंद्र भगवान को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद की पिपलाद एवं सौनक नामक 2 शाखाएं हैं। पिपलाद और सौनक नाम का 2 शाखा किस वेद का है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक है पिपलाद और दूसरा है सौनक, ठीक है। अथर्ववेद आप जानते हो ये जादू टोना वाला जो वेद है, ठीक है, सबसे अंतिम में इसकी रचना हुई है और ये तंत्र मंत्र से संबंधित है। क्लियर। और इसका एक ब्राह्मण आपसे बार बार पूछा जाता है, अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है, गौपद, ठीक है, इसके ब्राह्मण का नाम क्या है, गौपद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है। प्राचीन भारत का विश्वकोश, प्राचीन भारत का विश्वकोश किसे कहा जाता है, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, नारद स्मृति या पुराण, किसको कहा जाता है, सही आंसर है पुराण, ठीक है। पुराणों को प्राचीन भारत का विश्वकोश कहा जाता है।
पुराणों से कुछ बहुत ही अहम चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसकी रचना किसने की थी? पुराणों की रचना किसने की थी? इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। किसने की थी? वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। और पुराणों से क्या इंपॉर्टेंट आपको क्या पता होना चाहिए? पुराण टोटल कितने हैं? टोटल 18 पुराण हैं। इन 18 पुराण में से अच्छा एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है, आपको ये पता होना चाहिए और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कितने ऐसे पुराण हैं जो राजाओं की वंशावली को दर्शाते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ कितने ऐसे पुराण हैं जो राजाओं की वंशावली को दर्शाते हैं? कितने पुराण हैं? तो मात्र 4 ऐसे पुराण हैं जो राजाओं की वंशावली को दर्शाते हैं। वो 4 पुराण कौन कौन सा है ये भी आपको नाम पता होना चाहिए। तो पहला पुराण है विष्णु पुराण, ठीक है, दूसरा है वायु पुराण, तीसरा कौन सा है? मत्स्य पुराण, और चौथा कौन सा है? एक और इसमें था कौन सा? भागवत पुराण, ठीक है, भागवत पुराण। तो ये 4 पुराण हैं जो राजाओं की वंशावली को दर्शाते हैं। फिर से सुनो, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और भागवत पुराण। पुराणों में अगर सबसे पुराना पूछा जाए, पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है? ये हो जाएगा मत्स्य पुराण, ठीक है। 2-3 और क्वेश्चन यहां से बनते हैं, उसके बाद आपका संभवतः पुराण से और ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। एक पूछा जाता है कि वायु पुराण किससे संबंधित है, किस वंश से? तो वायु पुराण जो है वह गुप्त वंश से संबंधित है। उसके बाद आपसे विष्णु पुराण पूछा जाता है कि विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो विष्णु मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? यह आंध्र सातवाहन से संबंधित है। ये याद रखना, ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। वायु पुराण गुप्त वंश, वायु देखो गुप्त रहता है, विष्णु उनके मुकुट में मौर्य लगा हुआ आता है तो मौर्य वंश, और मत्स्य मछली का जो तीर मारकर मछली को अंधा किया गया था अर्जुन के द्वारा, याद रखना आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आपको यहां से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एम.ए. जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एम.ए. जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? अब जैसे ही लोग एम.ए. जिन्ना देखते हैं मुस्लिम लीग से संबंधित हैं, मार देंगे क्या आंसर मार देंगे 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, तो होंगे, जो कि आंसर गलत है। 1906 में एम.ए. जिन्ना इसके अध्यक्ष नहीं बने थे। कब बने थे? 1913 में बने थे, और 13 से 47 तक इसके अध्यक्ष ये रहे थे, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना भले ही 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी ढाका में, ठीक है। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सलीमुल्लाह खां। क्या नाम था? सलीमुल्लाह खां, ठीक है। सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। बहुत ही अच्छे से आपको ये चीजें याद रखनी है। और एम.ए. जिन्ना 13 से लेकर 47 तक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन लिबरल पार्टी की स्थापना से संबंधित नहीं है? लिबरल पार्टी के स्थापना से संबंधित नहीं है। ये भी एक बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है। सारा लाजवाब क्वेश्चन आज ही आ गया क्या आपके लिए? चलो कोई बात नहीं, आपको बेहतर क्वेश्चन मिलने चाहिए, बस हमारा टारगेट तो यही रहता है, और आपका टारगेट रहना चाहिए इन क्वेश्चन को रगड़ के पढ़ना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? लिबरल पार्टी के स्थापना से संबंधित इसमें से कौन नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए लिबरल पार्टी की स्थापना कब हुई थी, कौन कौन इससे संबंधित थे, तभी तो आप कर पाओगे कौन नहीं थे। तो आपका यहाँ पे सही आंसर है मधुसूदन दत्त। कौन होगा सही आंसर? मधुसूदन दत्त। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कौन कौन संबंधित थे। तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और M.R. जायकर, ये 3 लोग थे जो इससे संबंधित थे। क्या इन्होंने इसकी स्थापना की थी? ये स्थापना में इन्होंने मदद की थी। वास्तविक जो संस्थापक है वो है सत्येंद्रनाथ बनर्जी। क्या नाम है? सत्येंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने लिबरल पार्टी की स्थापना की। अच्छा 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं ईयर से। लिबरल पार्टी की स्थापना कब हुई अगर ये पूछा जाए तो 1910। लेकिन ये एक्टिव कब से हुआ, यानी इन्होंने काम कब से किया? जब इनका फेडरेशन बना। फेडरेशन कब बना? 1919 में। 1919 में एक फेडरेशन बना था जिसका नाम था INLF। क्या नाम था? INLF, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ये 1919 में बना और इसकी स्थापना सत्येंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। और ये सब जो 3 लोग हैं ये इसमें शामिल थे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग ने सर्वप्रथम केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्तुति की थी? यानी किस आयोग के सिफारिश पर आरबीआई का गठन हुआ है? आरबीआई का गठन कब हुआ है? 1935 में। एक डेट भी इसका आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था और सिफारिश किया गया था हिल्टन आयोग के द्वारा। अब अगर हिल्टन आयोग की स्थापना आपसे पूछी जाए तो हिल्टन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। ठीक है, अब बहुतों को लगेगा कि 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो हो सकता है एक साल पीछे इसका हिल्टन आयोग का गठन हुआ। नहीं, हिल्टन आयोग जरूरी नहीं है सिर्फ आरबीआई संबंधित है। हिल्टन आयोग एक आयोग था, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। इसने ये बोला कि हमको जो केंद्रीय बैंक है उसको अदर बैंकों से अलग किया जाना चाहिए, इसके वजह से आरबीआई की गठन हुई है, सिर्फ ये आरबीआई के लिए नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना वैधानिक संस्थान के रूप में कब हुई? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में गलती करवाने वाला क्वेश्चन। 100% मान लो जो पढ़े हुए हो वो गलती करके आओगे, जो नहीं पढ़े हुए हो उनका तो कोई बात ही नहीं है, वो तो गलती करेंगे नहीं कभी। उनका तुक्का लग गया तो सही है, नहीं लगा तो भी सही है ना। चलो जल्दी से बताओ सही आंसर क्या होगा। बहुतों को लग रहा होगा 1988, जो कि गलत है। अब मैंने बोला गलती करवाएगा, क्योंकि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, सेबी की स्थापना वैधानिक संस्थान के रूप में कब हुई? वैधानिक संस्थान के रूप में 1992 में हुआ था और इसकी स्थापना 1988 में ही हो चुकी थी। ठीक है, दोनों चीजों को याद रखना है। 1992 में इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसकी स्थापना कब हो चुकी थी? 1998 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वह किस देश से लिया गया है, वह कहां से प्रेरित है? जल्दी बताओ सही आंसर क्या होगा। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा कनाडा। ठीक है, कनाडा से प्रेरित है। हमारे यहाँ पे संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वह 2 देशों से प्रेरित है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, 2 देशों से प्रेरित है। क्लियर? अगर अपशिष्ट शक्तियां आपसे पूछी जाए तो अपशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई है? कनाडा से। अपशिष्ट शक्तियां कनाडा से। और समवर्ती सूची पूछी जाए कहां से ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाला कहानी है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ भाई। जैसे आप ब्रश और टूथपेस्ट, अगर टूथपेस्ट है आपके पास और ब्रश नहीं है तो बेकार है, और ब्रश है टूथपेस्ट नहीं है तो एक बेकार है। यानी साथ साथ में, कार है पेट्रोल नहीं है तो कार बेकार है, पेट्रोल है कार नहीं है तो पेट्रोल बेकार है। तो इन सारे वस्तुओं को क्या कहा जाता है? पूरक वस्तु है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। और ये जो है स्थानापन्न वस्तु है, इसको, ये कौन सा वस्तु है? तो ये स्थानापन्न वस्तुएं वैसे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि टी और कॉफी। ठीक है, एक इंसान चाय और कॉफी दोनों साथ में तो पीता नहीं है, या तो वो चाय पिएगा या वो कॉफी पिएगा, यानी एक दूसरे को ये रिप्लेस कर देता है। अगर आपको कॉफी नहीं पीना तो चाय पी लोगे, और चाय नहीं पीना है तो कॉफी पी लोगे। ठीक है, तो ऐसे वस्तुओं को स्थानापन्न वस्तुएं कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। ये तो सभी जानते हो, लेकिन आपको यह बताना है किस सूची में सूचीबद्ध है। बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय कहाँ किस सूची में वर्णित है? ये राज्य सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। अच्छा, 3 सूचियां हैं, आपको पता है 7वीं अनुसूची के तहत हमारे यहाँ पे 3 सूचियां हैं, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची और दूसरा समवर्ती सूची। ठीक है, तो केंद्र सूची में अगर मैं विषयों की बात करूं तो केंद्र सूची में कितना विषय है टोटल? पहले 97 था और अब 100 है। उसके बाद राज्य सूची की अगर बात करूंगा तो कितना? पहले 66 था और अब 61 है। ठीक है, और अगर जो समवर्ती सूची है उसका मैं अगर बात करूं तो इसमें पहले 47 था और अब 52 है। ठीक है, ये ऑर्डर जो मैंने बताया है, ये जो संख्या मैंने बताया, ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। देखो, 2 कंडीशन एक साथ आपको मिल गया है यहाँ पे, दोनों में जो सुटेबल होगा आपको आंसर करना है। तो आंसर तो वैसे आसान है, क्या होगा आंसर? आंसर होगा लोकसभा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेख में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहा जाता था। अच्छा, चोल वंश के टाइम में भूमि का अलग अलग कैटेगरी होता था, उसमें से जो ब्राह्मणों को उपहार के रूप में दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? उसको ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव भूमि। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय डैश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। पृथ्वीराज तृतीय किसका सबसे प्रसिद्ध शासक था? और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको इसमें वंश या साम्राज्य मिला हुआ है ऑप्शन में, यहाँ से आपको टिक करना है। तो सही आंसर क्या होगा? अब देखो, पृथ्वीराज जैसे सुनते हो आपके दिमाग में क्या आता है? चौहान वंश, लेकिन ऑप्शन में चौहान तो है नहीं, तो इसी चौहान वंश को चहमान वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चहमान वंश। तो आपको ये भी याद रखना है, या तो आपके ऑप्शन में चौहान रह सकता है या चहमान रह सकता है। पृथ्वीराज तृतीय का जो आखिरी युद्ध था वो 1192 में था, तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है, इसी में इसकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है? भूदृश्य पर जल, अच्छा भूदृश्य हो, भूपटल आप समझ लो, ठीक है, यानी पृथ्वी पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा जो भी क्षय होता है उसको क्या कहा जाता है? तो आप जानते हो उसको अपर्दन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब एक लंबा सा क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, क्या ऐसा है? बिल्कुल है। तो आपको आंसर जब यहाँ मिल गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। देखो क्वेश्चन लेंदी है, ऑप्शन लेंदी है, पर अगर ऑप्शन आप पढ़ोगे ही नहीं तो आंसर करोगे कैसे? तो सही आंसर क्या था? ए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह डैश वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, यानी सर्वदाता कहा जाता है, ठीक है। दो तरह का वर्ड आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ लो। सार्वभौमिक दाता या सर्वदाता कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है? किस रक्त समूह, किस ब्लड ग्रुप वाले को? तो यहाँ पे आपको पता है ओ वाले को, लेकिन ऑप्शन में दिख रहा है 2 ओ, एक है ओ पॉजिटिव, एक है ओ निगेटिव। तो सही आंसर क्या होगा? ओ निगेटिव, ठीक है। ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाओं में मिट्टी पाई जाती है। महानदी और गोदावरी, इनके डेल्टाओं में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। अच्छा, अस्थाई सरकार नहीं, ये पंचायती राज सरकार, ठीक है, आपका पंचायती राज सरकार जो है, ठीक है, उसकी त्रिस्तरीय प्रणाली में आपको क्या मिलेगा? पंचायत समिति क्या नहीं मिलेगा? ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। तो आप जानते हो उसमें से ग्राम समिति जैसा कुछ नहीं होता है, पंचायत समिति होता है, ग्राम पंचायत होता है और जिला परिषद होता है, तो उसमें आपको ग्राम समिति नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी और अब इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था? नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था? कौन सा वो युद्ध था जिसमें नेपोलियन हारा था? वो कौन सा युद्ध था? वो था वाटरलू का युद्ध। कब हुआ था? 1815 में ये युद्ध हुआ था और इसमें नेपोलियन को हराया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने देश को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में संविधान कब लागू हुआ, किस वर्ष लागू हुआ, ये आपको बताना है। किस वर्ष लागू हुआ था? तो यूएसए में संविधान 1787 में लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक नृत्य कला का एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा इसमें नृत्य कला का एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा कथक, ठीक है। कथक में आपको हिंदू और मुस्लिम का जो दोनों का मिश्रित रूप है वो आपको देखने को मिलेगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में 500 और 1000 के करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया था? 500 और 1000, अब आप भूल चुके हो, ये नोट भी हुआ करता था, लेकिन आपको बताना है किस वर्ष यह अमान्य घोषित किया गया था और इसके बदले में क्या लाया गया था? 2000 का नोट और 500 का न्यू नोट। जल्दी बताओ सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 2016। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील कौन सा है? बैक वाटर झील या सॉल्ट वाटर झील, ठीक है, कौन सी है खारे पानी की सबसे बड़ी झील ओडिशा में? आसान सा क्वेश्चन है, यह है चिल्का झील। क्या होगा सही आंसर? चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? यानी कोई एक ऐसा जीव है नीचे 4 ऑप्शन में से जो बहुकोशिकीय जीव नहीं है। क्या होगा सही आंसर? युगलिना, फर्न, मानव और नेस्टॉक। ठीक है, तो इसमें से बहुकोशिकीय जानवर तो नहीं बोल सकते, बहुकोशिकीय प्राणी। ठीक है, बहुकोशिकीय प्राणी इसमें से कौन नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा युगलिना। युगलिना बहुकोशिकीय प्राणी इन चारों में से नहीं है। रेस्ट जो भी आपको दिख रहा है वो सभी क्या है? वो सभी बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की दूसरी सबसे बड़ी या लंबी तटरेखा है? किस राज्य में भारत की दूसरी सबसे बड़ी या लंबी तटरेखा है? दूसरी आपसे पूछा जा रहा है। पहला सबसे बड़ा तटरेखा कहाँ का है? गुजरात का। और दूसरा नंबर किसका है? दूसरा नंबर है आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध जो 1192 में हुए थे, पृथ्वीराज चौहान को डैश के हाथों हार मिली थी। तराइन का 2 युद्ध हुआ, 1191 में और 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीता था और 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। आपको ये बताना है किसके द्वारा हराए गए थे? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा इनको हार प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी हिंदी फिल्म भारतीय हॉकी टीम द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात ओलंपिक में हॉकी में भारत द्वारा स्वर्ण पदक जीतने पर आधारित फिल्म है? आपको पता है बहुत ही फेमस फिल्म था जो ओलंपिक में हॉकी में जो भारत ने स्वर्ण पदक जीता है उस पर आधारित था, नाम था गोल्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को आज डैश के नाम से जाना जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध में जिन लोगों ने, यानी जो भी यहाँ के भारतीय सैनिक थे, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके याद में एक युद्ध स्मारक बनाया गया है। आपको ये बताना है कौन सा वो इन 4 ऑप्शंस में से है। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट जो नई दिल्ली में है राजपथ पर। यहाँ ये जो गेट है यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद जितने भी भारतीय सैनिक हैं उनके याद में बनाया गया है। क्लियर? अच्छा, इसको डिजाइन किसने किया है? अगर ये आपसे पूछा जाए इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया है, तो क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा लुटियंस। ठीक है, लुटियंस ने इसको डिजाइन किया है। और यह किस मॉडल पर आधारित है? अगर पूछा जाए कि यह किस पर आधारित है, तो पेरिस का आर्क डे ट्रायम्फ। क्या है? पेरिस का आर्क डे ट्रायम्फ। आर्क डे ट्रायम्फ, आर्क डे ट्रायम्फ, ये पेरिस में है एक बिल्डिंग, वो उसी पर आधारित है हमारा इंडिया गेट। ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण 1921 में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ? 1921 में। लेकिन ये लोगों के लिए खोला कब गया, यानी कब से ये चालू है? 1931 से। ये दोनों डेट आपको याद रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? जल्दी बताओ कौन है? तो ये है कपिल देव। कौन है? कपिल देव। अगला क्वेश्चन है, भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? इन चारों में से आपको बताना है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है। आयोजित किया जाता है हॉर्नबिल? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में आयोजित किया जाता है। नागालैंड के साथ साथ अब त्रिपुरा में भी इसको आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो 2 जगह हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, आपको याद रखना है। पहला है नागालैंड और दूसरा है त्रिपुरा। क्लियर?
अगला क्वेश्चन है अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अरुण 3 जल परियोजना किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। अरुण 3 जल परियोजना कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ कहाँ स्थित है? ये स्थित है नेपाल में। ठीक है, कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेपाल में जल विद्युत प्रोड्यूस होगा और वहां से भारत को भी ये मिलेगा। भारत के मुजफ्फरपुर को जल विद्युत यानी जो विद्युत पैदा होगा वो यहाँ पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जल्दी बताओ। देखो मैंने पहले ही बताया हुआ है 3-4 युद्ध है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक युद्ध, सिख युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, इन सभी को हमेशा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आंग्ल सिख युद्ध का यहाँ पे बात हो रहा है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध? ये 1845-46 में हुआ था। कब हुआ था? 1845-46 में। और किस संधि से समाप्त हुआ था? तो लाहौर के संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ था। 2 आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, प्रथम 1845-46 में और दूसरा 48-49 में। ठीक है, 1848-49 के बीच में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको कुछ पुस्तक के नाम दिए गए हैं और उसके लेखक दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। जल्दी से पढ़ो। द बर्निंग फॉरेस्ट नंदिनी सुंदर, वन इंडियन गर्ल चेतन भगत, जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस किरण दोषी और एग्जाम वॉरियर कुणाल बासु। इसमें से कौन सा गलत है? साफ साफ दिख रहा है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा डी, एग्जाम वॉरियर जो है वह कुणाल बासु ने नहीं, किसने लिखा है? नरेंद्र मोदी ने लिखा है। तो यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य प्रदूषक है? मेट्रोपॉलिटन शहर में मुख्य प्रदूषक कौन सा है? क्या होगा आपका सही आंसर? इन ऑप्शंस में से जब देखोगे तो आपका जो बेस्ट आंसर है वो है CO और SO2। CO और SO2 जो है यह मेट्रोपॉलिटन शहरों में जो प्रदूषण होता है उसका मेन कारण है। क्या? CO और SO2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? इसमें से कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको मरुस्थल मिलेगा? तो अगर थोड़ा सा मैप भी आपके दिमाग में है और आप एडजस्ट कर पा रहे हो अपने आप को कि किस क्षेत्र में आपका थार डेजर्ट पड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिंधु क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे आपको मरुस्थल देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है, यानी किन जो ऑप्शंस हैं इसमें से किसमें आपको औषधीय गुण प्राप्त होते हैं? कौन सा है आपका सही आंसर? सही आंसर है घृत कुमारी। घृत कुमारी जो एलोवेरा है उसी का हिंदी नाम है घृत कुमारी। ठीक है, और इसमें आपको औषधीय गुण देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है एनजीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एनजीटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या होता है एनजीटी का फुल फॉर्म? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है मनुष्य की सामान्य बातचीत की सीमा क्या है? तो आपको दिख रहा है डेसिबल में है। ठीक है, डेसिबल में कुछ सीमाएं दी हुई है, आपको बताना है सामान्य बातचीत जो मनुष्य लोग करते हैं इसकी रेंज क्या है। ठीक है, क्या है इसका रेंज? इसका रेंज है 30 डेसिबल से 60 डेसिबल। क्या है? 30 डेसिबल से 60 डेसिबल। कहीं कहीं आपको 40 से 60 भी मिल सकता है। ठीक है, ये सामान्य बातचीत का रेंज होता है।
और अगर फुसफुसाने का रेंज आपसे पूछा जाए तो ये होता है 10 से 15, ठीक है। कहीं कहीं आपको 10 से 20 भी मिल सकता है। जो फुसफुसा के बात करते हैं उसका ये रेंज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताओ, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। इन्होंने बुक लिखा है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ स्थित थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ स्थित थी? कहाँ स्थित थी? तो सूरत में इनकी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी स्थित थी। अगला क्वेश्चन है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से? तो शाक्त धर्म से या शक्ति से, ठीक है। शाक्त धर्म या शक्ति से कालिका पुराण जो है वह रिलेटेड है। क्लियर? अगर मैं पुराणों की बात करूं तो पुराण कितने हैं टोटल? पुराण है टोटल 18, ठीक है। उसमें से कालिका पुराण का यहाँ पे चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और एग्जाम में आपसे गलती हो सकते हैं। सभी आंसर क्या कर दोगे यहाँ पे? महात्मा गांधी, जो कि आपका ऑप्शन ए ही है, जो कि गलत है। आपका सही आंसर क्या होगा? यूसुफ मेहर अली। क्या होगा? यूसुफ मेहर अली। यहाँ आपसे भारत छोड़ो आंदोलन नहीं पूछा गया है, आपको भारत छोड़ो नारा पूछा गया है। ये नारा किसने दिया था? तो नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। और आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? जल्दी बताओ, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था शेर शाह का उत्तराधिकारी? शेर शाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। कौन था शेर शाह का उत्तराधिकारी? इस्लाम शाह। शेर शाह के बारे में आपको पता होगा, शेर शाह का कार्यकाल क्या है, ये भी आपसे पूछा जाता है। किस मुगल वंश के टाइम में शेर शाह एक्टिव था? तो आपको पता है हुमायूं के टाइम, ठीक है। और हुमायूं के टाइम में जो शेर शाह आया, इसका शासनकाल क्या रहा होगा? शासनकाल था 40 से 45 में, ठीक है। 40 से 45, यानी कौन सा 40 से 45? तो ईयर बताओ, ईयर कौन सा 40 से 45? तो आपको पता है हुमायूं कब आया होगा? 1526 में तो बाबर ही आया, उसके बाद 30 में ये मर गया, यानी 1540 से लेकर 1545 के बीच में इसने शासन किया था। 3 बहुत ही अहम युद्ध है जो शेर शाह ने लड़ा था। वो कौन सा युद्ध था? 1539 का युद्ध, ठीक है। एक था 1500, बहुत अच्छे से इसको याद रखना, 1539 का चौसा का युद्ध, ठीक है। उसके बाद 1540 का कन्नौज का युद्ध, ठीक है। चौसा हो गया, कन्नौज हो गया, और 1545 जिसमें ये मरा था, वो कौन सा था? वो था कालिंजर का युद्ध, ठीक है। ये 3 युद्ध है जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। कालिंजर युद्ध के दौरान ही जो उक्का नामक यंत्र था, इसी को फायर करने के दौरान क्या हुआ? कालिंजर के जो किला था, कालिंजर का जो किला था, उसके दीवार से टकरा के वापस आके शेर शाह को लग गया गोला, और वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई उसी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे इसी खुद के गलती के कारण ही इसकी मृत्यु हुई थी कालिंजर के युद्ध के दौरान। क्लियर? अच्छा, शेर शाह का बचपन का नाम भी पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार। जल्दी से बताओ अगर किसी को पता है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। क्या था इसके बचपन का नाम? इसके बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था इसका? फरीद खां था इसके बचपन का नाम। अच्छा, इसका मकबरा कहाँ है, यह भी बार बार पूछा जाता है। तो बिहार में ही इसका मकबरा स्थित है, बिहार के सासाराम में। कहाँ स्थित है? बिहार के सासाराम में इसका मकबरा स्थित है। ये सब आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ से शेर शाह से, ठीक है। इसने एक सबसे बड़े रोड का निर्माण किया था, आप जानते हो क्या नाम है उसका? उसका नाम है ग्रेट ट्रंक रोड, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ इसको याद रखना,
सड़क ए आजम, सड़क ए आजम। किसने बनाया सड़क ए आजम? तो सड़क ए आजम शेर शाह ने बनाया। ठीक है, इसी को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? ग्रेट ट्रंक रोड। ठीक है, यही है ग्रेट ट्रंक रोड। जीटी रोड जो है वो यही है। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? सड़क ए आजम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इधर हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित पद्मावत किसके शासन के दौरान रचा गया था? पद्मावत आप जानते हो, बहुत ही फेमस बुक है पद्मावत। किसने इसको लिखा है? मलिक मोहम्मद जैसी ने। किसके समय में? तो शेर शाह के समय में। ठीक है, दो बुक है जिसको याद रखना है। कौन सा? 12मासा। कौन सा है? 12मासा। ठीक है, एक बुक है 12मासा और दूसरा है पद्मावत। ये दोनों मलिक मोहम्मद जैसी ने ही लिखा है। और किसके समय में? तो शेर शाह के समय में। तो ये सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? ये स्टेटमेंट किसका है? ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है ब्रिटिश। ये किसने कहा था? ये सिस्टर निवेदिता ने ये कहा था। किसने कहा था? सिस्टर निवेदिता ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? सार्थवाह, किस वर्ण को यानी किस जात के लोगों को सार्थवाह कहा जाता था प्राचीन काल में? किसको? तो वैश्यों को सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? शुंग वंश का जो शुंग वंश के जो शासक हुए, आपको ये बताना है वो मूलतः किस स्थान के थे, किस स्थान से बिलोंग करते थे शुंग वंश? तो मूलतः वो लोग उज्जैन वासी थे। कहाँ के थे? उज्जैन के थे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, एक और आपसे मिलान वाला क्वेश्चन आ गया और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 371 को नागालैंड, 371 को असम, 371 गो मेघालय, 371 गो आंध्र प्रदेश। बताओ इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अच्छा, ये है क्या? ये आपको पता होना चाहिए। जिस तरह से 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जो कि अब खत्म हो चुका है, उसी तरह से कुछ अन्य राज्यों को कुछ अन्य परिस्थिति में कुछ अन्य विशेष पैकेजेस मिले हुए हैं। ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है? 371 के तहत। ठीक है, तो 371 में आपको क ख ग घ अंग इस तरह से करके बहुत सारे प्रावधान मिलेंगे जो अलग अलग राज्यों के लिए हैं, वही यहाँ पे चर्चा किया गया। ठीक है, तो 300 क में है नागालैंड, जितना आया है कम से कम इसको याद कर लेना। 300 ख में असम है, 300 गो वाला गलत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 300 गो। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 300 गो किस राज्य के लिए है? ये मेघालय के लिए नहीं, मणिपुर के लिए है। किसके लिए है? मणिपुर के लिए। और 300 गो आंध्र प्रदेश के लिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के सत्र जारी रहने पर अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? यानी इन शॉर्ट, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? यह है अनुच्छेद 213। राष्ट्रपति का क्या है? राष्ट्रपति का है 123 और राज्यपाल का है अनुच्छेद 213। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है और कहाँ है? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थित है। और यह किस चीज के लिए फेमस है ये भी आपको बताना है। यह बाघों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है कान्हा? तो कान्हा बाघों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत बार आपने किया हुआ है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टोटल 9 राज्यों को छूता है और एक देश को यानी एक कंट्री को भी ये टच करता है। कौन सा वो कंट्री है? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? संसदीय सचिव, इस पद का सृजन प्रथम बार कब हुआ था?
अब बहुत लोग इसमें आंसर कर देंगे 1951, जो कि सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या है? 1952। ठीक है, 1952 में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये कैसी पेटी है? यह निम्न वायुदाब पेटी है। एक तो क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। अब आपको बताना है यह कहाँ स्थित है। जो भी आपके 4 ऑप्शन हैं इसमें से आपको वही देखने को मिलेगा कि यह कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन? तो ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर जो नॉर्थ से और साउथ से आने वाले ट्रेड विंड है, या दोनों का जहाँ पे ये मिलता है वो वाला एरिया है। क्या नाम है इसका? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत में सबसे दक्षिण में कौन सा पर्वत है? आसान सा क्वेश्चन है। कार्डमम हिल जो है भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है, सॉरी केरल में है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू किनके मध्य स्थित है? पाक जलडमरू किनके मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक जलडमरू। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी की लंबाई कितनी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ठीक है, यही अगर आपसे पूछा जाता कि भारत की सबसे चौड़ी नदी की चौड़ाई कितनी है, सॉरी लंबाई कितनी है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? लंबी नदी तो है गंगा, लेकिन चौड़ी नदी है कौन सी? तो भारत में बहने वाली सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर के आसपास। लेकिन यहाँ आपसे सबसे लंबी नदी की लंबाई पूछी गई है, जो कि है गंगा, और इसकी लंबाई है 25-25 किलोमीटर। ठीक है, यानी 2525 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 2510 किलोमीटर भी मिलेगा। अगर ये भी आपके ऑप्शन में रहे और 25-25 नहीं रहे तो आपका वो आंसर भी सही होगा। ऑन एन एवरेज कहीं कहीं राउंड ऑफ करके 2500 भी आपको मिलेगा। ये सभी को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल के पास किन दो देशों की सीमाओं पर रक्षा का दायित्व है? यानी बीएसएफ जो है वह किन 2 देश से लगा हुआ हमारा सीमा है जहां पे सुरक्षा प्रदान करते हैं? तो वो कौन सा 2 देश है? वो 2 देश है पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, पहले तो सिर्फ पाकिस्तान था, क्योंकि पाकिस्तान 2 भागों में बटा हुआ था, आपको पता है, एक जो जहां पाकिस्तान देख रहे हो और जो एक बांग्लादेश का हिस्सा था। ठीक है, 1971 के बाद ये बांग्लादेश बन गया, और हमारा बीएसएफ जो है वो दोनों जगह हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, बीएसएफ का गठन कब हुआ? ये भी आपसे पूछा जाता है। बीएसएफ का गठन कब हुआ था? 1965 में बीएसएफ का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्यूमिनियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी बताओ, एल्यूमिनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एल्यूमिनियम में टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? देखो एक बार जो पीरियोडिक टेबल है उसका बेसिक कम से कम 1 से लेकर 20 तक सभी का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा एलिमेंट है 1 से लेकर 20 तक, ये आपको पता होना चाहिए। ये बीच बीच में देखते रहा करो, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। ठीक है, और जब इसको सजाओगे तो कैसे होगा? 2 8, जानते हो पहला जो सेल है उसमें 2 एलिमेंट है, फिर दूसरा में जो है उसमें 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन पहले में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में। मैक्सिमम 8 से ज्यादा हो नहीं सकता है, और पहले में 2 से ज्यादा हो नहीं सकता है। तो तीसरा में कितना बचा? 8 2 10 3 13। ठीक है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम का जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ही है जो वह किसी को दे सकता है और स्टेबल हो सकता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, लहसुन किस प्रकार का पौधा है? लहसुन किस प्रकार का पौधा है? तो लहसुन किस प्रकार का पौधा है? यह एक बीजपत्री पौधा है। लहसुन एक बीजपत्री पौधा है। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन है? इन चारों में से कौन ऐसा है जो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है? तो क्या होगा सही आंसर?
सही आंसर होगा आयोडीन। आप जानते हो आयोडीन की कमी से एक बीमारी होता है जिसका नाम है गोइटर। कौन सा बीमारी है? गोइटर। तो ये थायरोक्सिन जो थायराइड ग्लैंड है उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो गोइटर बीमारी आ जाता है। तो वही चीज है कि आयोडीन अगर प्रचुर मात्रा में है आपके पास, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक भी अगर थायरोक्सिन अधिक प्रोड्यूस होने लगा तो भी हमारे लिए गड़बड़ है। तो जितना हमें चाहिए उतना ही जरूरी है, ठीक है, और उसके लिए आयोडीन हमें आवश्यक मात्रा में चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम रखता है? जहां पे भी आपके शरीर में जोड़ है, ठीक है, जहां पे दो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो यहां पर कौन सा एक ऐसा चीज है जो यहाँ पे सतह को मुलायम रखता है? नहीं तो हड्डी तो कब का घिस जाएगा। तो कौन सा वो है कार्टिलेज। क्या है सही आंसर? सही आंसर है कार्टिलेज, जिसके मदद से हमारा जो हड्डी है वो सुरक्षित रहता है और यह ज्वाइंट्स पर मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन है? इन सभी में से सबसे हल्की धातु है लिथियम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। और सबसे भारी धातु अगर पूछा जाए तो ऑस्मियम, ठीक है। और सबसे भारी प्राकृतिक धातु अगर पूछा जाए, देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, याद रखना। सबसे भारी धातु अगर पूछा जाए कौन सा हो जाएगा? ऑस्मियम, या सबसे भारी धातु ऑस्मियम। लेकिन सबसे अधिक भारी नेचुरल अगर पूछा जाए मेटल कौन सा है, नेचुरल प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो होगा आपका कौन सा? यूरेनियम, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो देखो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, जब मैं क्लास लेता तो उस वक्त मैंने आपको बताया था, सीमेंट से याद रखना किसको हम लोग सीमेंट गिफ्ट कर देंगे? सिलिया को सीमेंट गिफ्ट कर देंगे। देखो सीला जिसका नाम होता है उसको हम लोग गाँव में क्या बोलते हैं? सिलिया। तो याद रखना उससे, अब मैंने वैसे ही याद रखा है कि सिलिया को सीमेंट गिफ्ट करेंगे, ठीक है। सिलिया, सिलिया सकना, सी ली आ, ठीक है। तो सी से हो गया सिलिकन, ली से हो गया लाइमस्टोन, और आ यानी एल्यूमिनियम हो गया, ए से एल्यूमिनियम, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो मुख्य रूप से सीमेंट में पाए जाते हैं। फिर से याद रखो, सी ली आ, ठीक है, सिलिकन, लाइमस्टोन और एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ आपको ऑप्शन में जो दिख रहा है वो सही आंसर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो तीन चीजें कौन कौन सी हो गई? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। यही कैल्शियम ऑक्साइड जो है यही है आपका लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। तो तीन चीजें हैं जो सीमेंट में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाल का एसआई मात्रक क्या है? चाल का एसआई मात्रक, अब ये तो आसान सा क्वेश्चन है लेकिन कुछ बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में। तो सही आंसर क्या होगा? मीटर पर सेकंड, ठीक है। एसआई मात्रक पूछा गया है, चाल को आप किलोमीटर पर आवर में भी मापते हो, लेकिन एसआई मात्रक इसका ये नहीं है। एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो आसान सा क्वेश्चन है पर आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण किस हार्मोन के कारण दिखाई देता है? द्वितीय लैंगिक लक्षण, द्वितीय लैंगिक लक्षण पुरुषों में किस हार्मोन के कारण दिखाई देता है? ये द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या हो गया? जो भी आपके सेक्स से रिलेटेड जो भी क्या बोलते हो अपीयरेंस है, जैसे लड़का जो है उसका आवाज देखते हो कि जैसे ही वो टीन एज में घुसता है उसका आवाज क्या होता है? चेंज हो जाता है, मोटा हो जाता है। और अगर देखोगे तो इसके अलावा दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं, ठीक है। तो ये उनका द्वितीय लैंगिक लक्षण है, यानी सेकेंडरी उनका जो लक्षण बोल सकते हो वो है। तो वह किस हार्मोन के कारण आता है, किस चीज के कारण आता है? तो वह टेस्टिस से रिलीज होने वाले हार्मोन के कारण होता है। क्या होगा आपका सही आंसर? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा विद्युत धनात्मक। धातु का जो प्रकृति है, जितना भी मेटल है सभी विद्युत धनात्मक है, और ये लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते नहीं हैं। जो लेने वाले हैं उनको कहते हैं विद्युत ऋणात्मक, और जो देने वाले हैं उनको कहते हैं विद्युत धनात्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के किडनी की इकाई क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा नेफ्रॉन। जो किडनी का बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो है नेफ्रॉन। और किडनी के स्टडी को क्या कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है नेफ्रोलॉजी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? यानी जो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म है, उसका निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है उसका निर्माण होता है वृषण यानी टेस्टिस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा होता है? एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा होता है? तो एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। किसका करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस का। और जो विधि है उसका नाम भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस तो प्रोसेस हो गया, ठीक है, लेकिन जो एक स्पेशल प्रोसेस का नाम है वो भी आपसे पूछा जाता है। वो क्या है? वो है, आपको याद रखना है, हॉल हेरोल्ट। क्या नाम है? हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। अगर आपसे पूछा जाए कि हॉल हेरोल्ट प्रोसेस किस धातु के निष्कर्षण में इस्तेमाल किया जाता है, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसी के दौरान इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का भी यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांध में संग्रहित में कौन सी ऊर्जा होती है? बेहद आसान क्वेश्चन, कौन नहीं मारोगे इसको सभी कोई आंसर करोगे। क्या है सही आंसर? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। बांध में या कोई भी ऊंची जगह है, देखो स्पेशली इसलिए बांध दिया गया है यहाँ पे, या कोई भी ऊंची जगह है, यहाँ पे स्टोर वाटर है, ठीक है, सॉरी स्टोर्ड वाटर है, तो इसमें से कौन सा एनर्जी होगा? स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि इसको जैसे आप नीचे गिराओगे तो ये अपने पोजिशन के कारण क्या करेगा? आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो भी जनरेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज गति में प्रवाहित होती है किस चीज में? तो इस्पात में ध्वनि सबसे तेज गति से प्रवाहित होती है, और लगभग 3000 क्या बोलते हो 3000 किलोमीटर पर सेकेंड इसका उसमें स्पीड होगा लगभग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जेल बिहार में स्थित है? निम्न में से कौन सा जेल नहीं होगा, ये होगा झील। निम्न में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? निम्न में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? तो कौन सा झील बिहार में स्थित है? बिहार में बोगीबील झील स्थित है, झील स्थित है। जो भी आपको 4 झील दिए हुए हैं इसमें से बोगीबील झील कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। द प्रेगनेंसी बाइबल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रेगनेंसी बाइबल, कौन है इस पुस्तक के लेखक? इस पुस्तक के लेखक है करीना कपूर खान। कौन है इसके लेखक? करीना कपूर खान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन चैंपियनशिप 2021 जीती है? विंबलडन चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो सारे मेल खिलाड़ी देख रहे हैं, तो आपको बताना है कि मेल सिंगल में से विंबलडन 2021 का खिताब किसने जीता है। देखो, अगर आपको नहीं दिया हुआ है सिंगल डबल मिक्स्ड कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप हमेशा क्या कंसिडर करोगे? सिंगल, ठीक है। तो मेल में सिंगल किसने जीता था विंबलडन का? किसने जीता था? तो ये जीता गया था नोवाक जोकोविच के द्वारा। याद रखना, इस बार जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं टोटल आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, और उसके बाद यूएस ओपन। यही ऑर्डर है होने का, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। तो नोवाक जोकोविच ने ऊपर से 3 लगातार जीत लिया है, तो आपके लिए आसान हो गया एग्जाम में, आपको याद रखना, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता मेल में? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन मेल में कौन जीता? नोवाक जोकोविच। विंबलडन कौन जीता? नोवाक जोकोविच। और यूएस एक दूसरा जीता है, क्या नाम है? डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, डेनियल मेदवेदेव, इसने यूएस ओपन जीता है। तो 3 तो नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, क्लियर। और अगर मैं विंबलडन का बात करूंगा, विंबलडन मेल में तो नोवाक जोकोविच ने जीता, फीमेल में किसने जीता है? एशले बार्टी ने। किसने? एशले बार्टी में। इतने सारी चीजों को आप अभी फिलहाल याद रखो। आगे के आप ये भी याद रख सकते हो कि रेस सभी का फीमेल किसने जीता है, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत का पहला ये क्रिप्टोगेमिक उद्यान है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन उत्तराखंड के देवबंद में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तराखंड के देवबंद में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगा? 22 में होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आपको ये बताना है
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का मेजबान जो 22 में आयोजित होने वाला है कौन होगा? कौन होगा? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 आयोजित होगा, हरियाणा के पंचकुला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? देखो, जैसे ही अभी गोल्डन बूट आए या फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बोला जाए तो सबका आंसर क्या होगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, इसको रट लो। अगर फुटबॉल से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2020 में पूछा जाए तो भी आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही होगा। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ इमरजेंसी। ये एक पुस्तक है, द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। ये पुस्तक किसने लिखा है? कौन है इसके राइटर? कौन है इसके राइटर? अशोक चक्रवर्ती। कौन है इस बुक के राइटर? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक के राइटर हैं अशोक चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अगस्त 2021 में भू इमेजिंग उपग्रह जिसका नाम है GSAT-1 इसको लॉन्च किया है? तो डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि GSAT-1 किस चीज से संबंधित है? तो यह भू इमेजिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? भू इमेजिंग से। अब आपको यह बताना है यह किसने लॉन्च किया था? किसने लॉन्च किया था? तो ऑप्शन से देख के आप आसानी से लगा सकते हो कि किसने किया है? इसरो ने, क्योंकि ये GSAT-1 हमारा ही भू इमेजिंग उपग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? भारत का यह पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होने वाला है और इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? इसकी स्थापना पटना में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ग्रेन ATM देश में एक पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है। भारत का यह पहला ग्रेन ATM है, यानी इस ATM से आपको अनाज मिलेगा और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? इसकी स्थापना हरियाणा में की गई है। अगर हरियाणा में पूछा जाए कहाँ, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के चीयरिंग सॉन्ग हिंदुस्तानी वे के गायक का नाम बताएं। तो सबसे पहले देखो, टोक्यो ओलंपिक मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है, टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारा आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बताना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का चीयरिंग सॉन्ग जो था या चीयर सॉन्ग जो था वह भारत की तरफ से क्या था? हिंदुस्तानी वे था। इसके गायक कौन है ये आपको बताना है। इसके गायक हैं अनन्या बिड़ला। कौन है इसके गायक? अनन्या बिड़ला। और अगर ये पूछा जाए हिंदुस्तानी वे जो है इसके कंपोजर कौन है? कौन है? AR रहमान। ठीक है, AR रहमान। बहुत लोग गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में कि वही वो लोग AR रहमान को ही इसके गायक भी मान लेते हैं, जो कि गलत है। इसके गायक कौन है? अनन्या बिड़ला है और कंपोजर हैं AR रहमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? खाड़ी राज्य या खाड़ी देश आप बोल सकते हो। ठीक है, राज्य से बेटर होगा देश। तो कौन सा खाड़ी देश है जो इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है? वह है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जितना नाम परिवर्तन है सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी को जरूर याद रखना। हो सकता है मैं एक वीडियो लाऊं जितना भी नाम परिवर्तित हुआ है 2020 में और 21 में। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है, आपका आएगा ही आएगा। तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। और 18 जुलाई को हर वर्ष क्या मनाते हैं? 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच भारत की पहली पॉड टैक्सी संचालित की जा रही है। आपको यह बताना है ये जेवर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा? क्वेश्चन पढ़ा कि जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा संचालित की जा रही है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा
किनके कहाँ पे चलाई जा रही है, तो जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच में। लेकिन आपको बताना ये जेवर एयरपोर्ट कहाँ है, कहाँ है ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तनों का पता लगाने के लिए एनवी ड्राइवर नामक एआई एल्गोरिदम विकसित किया है। एनवी ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एनवी ड्राइवर किस आईआईटी ने बनाया है और एनवी ड्राइवर किस चीज से संबंधित है। ये आपको पता चल गया यहाँ से क्वेश्चन से, यह कैंसर से संबंधित है। ठीक है, बस कीवर्ड याद रखो, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। एनवी ड्राइवर कैंसर से रिलेटेड एक रिसर्च है, बस आपको यही याद रखना है। ठीक है, और किसने इस रिसर्च को किया है, यानी किसने इसे बनाया है, अब आपको वो बताना है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा आईआईटी मद्रास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? अच्छा, अभी तो मैंने आपको ऊपर बताया ही था, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख कौन है? वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख कौन है? कौन है सीबीआई के प्रमुख? सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है सीबीआई प्रमुख वर्तमान में? सुबोध कुमार जायसवाल अभी वर्तमान में सीबीआई प्रमुख हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? अभी स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? पहले तो रजनीश कुमार थे, लेकिन ये चेंज हो चुके हैं और अभी स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में महालेखा नियंत्रक कौन है? महालेखा नियंत्रक, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? महालेखा नियंत्रक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये दोनों एक ही को मान लेते हैं। ये दोनों अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, एक है कैग, CAG जो है कैग, जिसको हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं, और एक पोस्ट है CGA। ठीक है, जो CGA जो है यह है महालेखा नियंत्रक, ये अलग पोस्ट है। और इस पर अभी कौन है? इस पर अभी दीपक दास आसीन है। इससे पहले सोमा राय वर्मन थी, लेकिन ये हट चुकी है और अब आ चुके हैं दीपक दास। ठीक है, और अगर कैग पूछा जाए तो कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये दोनों आप अच्छे से याद रखो। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में पीयूष गोयल को नामित किया गया है, यानी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपका बहुत सारा चीज रिवाइज भी हुआ होगा। इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहो, और वीडियो को अगर अभी तक आपने एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ सके उन सभी के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप एक ही चीज कर सकते हो। देखो, आप अगर सीख रहे हो तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि दूसरों तक भी आप अच्छी चीजों को पहुंचाओ। ठीक है, तो जिस तरह से मैं आपके पास अच्छी चीजों को लेकर आ रहा हूं, उसी तरह से आपका एक काम बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।